चलते हैं। हमारा ओके। क्वेश्चन है कैपेसिटर में एनर्जी क्यों स्टोर होती है, कैसे होती है वगैरह। टॉपिक हमें देखना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। पहला तो क्वेश्चन ये उठता है व्हाई एंड हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड इन विच फॉर्म इट गेट स्टोर्ड। सो लेट अस सी, दिस इज a parallel plate capacitor and we have connected it with a battery like this. बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैपेसिटर की इस प्लेट पर चले जाएंगे, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल तक आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स के चले जाने के कारण से यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट, सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल गेट सेट अप इन द कैपेसिटर। जब अगला इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल करेंगे। दूसरी लैंग्वेज में हम कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के जाने से इंक्रीज हो रही है, यहां से उसको अपोजिशन मिलेगी। इट मींस सिर्फ पहला इलेक्ट्रॉन जब वहां गया था तो उसको कोई अपोजिशन नहीं मिली थी। उसके बाद कंटिन्यूअसली जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन्स इस पर जा रहे हैं, जैसे जैसे और चार्ज स्टोर होता जा रहा है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जा रहा है, इसलिए यहां से चार्ज का जाना कंटिन्यूअसली मोर एंड मोर डिफिकल्ट होता जा रहा है। इस बैटरी को, इस चार्ज को वहां भेजने के लिए कुछ फोर्स लगानी पड़ रही है, या यूं कहें कि कुछ वर्क करना पड़ रहा है। यह वर्क इस कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो स्टार्टिंग में इस कैपेसिटर पर इनिशियली एक स्प्रिंग जैसे हमने अपने हाथ में लिया और इस स्प्रिंग को जरा सा प्रेस किया 1 मिलीमीटर, कितना वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा या ज्यादा? थोड़ा सा। थोड़ा सा। थोड़ा सा याद करके बताओ, 11th न्यूमेरिकल हुआ था। अगले 1 मिलीमीटर प्रेस करने में उतना ही वर्क करना पड़ेगा या थोड़ा डिफरेंट? सर थोड़ा सा डिफरेंट। डिफरेंट मींस कम ज्यादा? सर ज्यादा। ज्यादा क्यों? सर आंसर क्योंकि बताइए। डीडब्ल्यू में हम एफ इंटू एस करते हैं और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो डिस्टेंस जैसे इंक्रीज होगा हमारी वो वर्क डन भी डिक्रीज होगा। थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो रितेश। कोई एग्जैक्ट आंसर? क्वेश्चन मेरा ये था, पहले 1 सेंटीमीटर स्प्रिंग को प्रेस किया, 1 मिलीमीटर एनीथिंग, पहले 1 सेंटीमीटर को प्रेस करने में अगर मुझे 3 जूल वर्क करना पड़ा तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में कितना वर्क करना पड़ेगा? सर हमने पहले जो प्रेस करा तो उसकी वजह से एनर्जी स्टोर हो गई होगी, तो वो भी ठीक तो है, ऑपोजिशन देगी। ठीक है। अब मुझे आंसर भी बता दो ना, क्योंकि अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं हम लोग। पहले 1 सेंटीमीटर में 3 जूल वर्क करना पड़ा, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में कितना वर्क करना पड़ेगा? सर 3 से ज्यादा। ऑब्वियसली, बट वो कितना होगा? सुनो, वर्क का फार्मूला याद है कि इसका स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक यस है भाई। पहले वाले में 1 का स्क्वायर 1 है, जब आपने दूसरे वाले 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर एक्स का डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर 1 है, दूसरे वाले में जब आपने 1 और किया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई 2। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। और तो 1 सेंटीमीटर को प्रेस करने से 2 सेंटीमीटर प्रेस करने में 4 टाइम्स वर्क होता है। इट मींस 1 सेंटीमीटर में यदि 3 जूल लगा तो 2 सेंटीमीटर में टोटल 12 जूल लगेगा। 12 माइनस 3 इज 9। अगले 1 सेंटीमीटर में मेरे को 9 जूल वर्क करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? हाफ के एक्स स्क्वायर, जब मैंने पहला डिस्प्लेसमेंट किया 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर 1 है। दूसरी बार जब मैंने 1 सेंटीमीटर किया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट शुरू से हो गई 2। 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 1 सेंटीमीटर के कंपैरेटिवली 2 सेंटीमीटर में 4 टाइम्स वर्क करना पड़ेगा। अरे इसको बच्चों की तरह भी समझ सकते हैं, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में जितने जूल, 2 सेंटीमीटर टोटल में उसका 4 टाइम्स। 1 सेंटीमीटर में 3 जूल तो 2 सेंटीमीटर में 12 जूल। 1 में 3, 2 में 12। तो सेकंड वाले पोर्शन में कितना हुआ है? 3/12। 2 टाइम्स। नहीं, टाइम्स नहीं भाई। शुरू से 1 तक जाने में मुझे 3 जूल वर्क करना पड़ रहा है। शुरू से 2 तक जाने में मुझे 12 करना पड़ रहा है। तो बाद वाले 1 में कितना करना पड़ रहा है?
सर 9 12 में से टाइम्स। माइनस कर 9 जूल्स माइनस कर आ रहा है। तो अब वो क्वेश्चन का आंसर होगा जो मैंने पूछा था कि पहले में करना पड़ा 3 जूल, तो दूसरे में कितना करना पड़ा 9 जूल। टोटल दो में बेशक 12 करना पड़ा, बट मोटी सी बात ये समझ में आई कि जैसे 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 मैं उसको दबाता जाऊंगा मुझे हर ज्यादा 1 एनर्जी देनी सेंटीमीटर के लिए ज्यादा 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 वर्क करना पड़ेगा। वापिस आ जाऊं, जब पहला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया होगा किसी प्रकार की कोई अपोजिशन नहीं थी, इजीली चला गया। पर जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज आया 1 यूनिट, यहां पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। स्क्रीन क्लियर दिख रही है मेरे कर्सर के साथ? Yes, यस sir. सर। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। मुझे याद कर बताओ, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट या सेकंड क्लास, इसी की 12th की, बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड? Sir, it experiences a force. Right. Next line. The force is given by Q into E. Yes sir. Third line. Sir, it is from positive to negative direction. नहीं। Third line थी positive charge experience force in the direction of electric field and negative charge experience force opposite to the direction of electric field. आ गया याद? ये Yes, रटवा sir. बच्चों वाली Yes, बात sir. है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील करेगा। नंबर 2, फोर्स होगी Q इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी बात, पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव अपोजिट में। कम बैक, यहां से नेगेटिव जा रहा है ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है? इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड yes, sir. नेगेटिव को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया, गो बैक टू 10th क्लास। एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इस प्लेट पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। Negative. अगला इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, बट सेल की ताकत बहुत ज्यादा है, सेल ने दूसरा इलेक्ट्रॉन भेज दिया। अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो और वो रिपल्शन double- होगी लेकिन चला जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे, पर वो चला जाएगा। जब नेक्स्ट जाएगा, अपोजिशन 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 कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, इट मींस मेरे सेल को बढ़ती हुई फोर्स लगानी पड़ रही है इसके ऊपर। तो क्या क्या बातें आई इसके बीच में, सीक्रेट्स क्या क्या हैं? सेल को फोर्स लगानी पड़ रही है। अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। फोर्स एंड डिस्टेंस, वर्क, सेल को वर्क करना पड़ रहा है, पर ये वर्क विद पासेज ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ दिस प्रोसेस, ये वर्क Increase हो रहा है। बढ़ता जा रहा है। अपोजिट फोर्स बढ़ रही है। अपोजिट फोर्स, अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल नहीं है, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इज इट ओके? Yes, sir. यही था ना 11th की पहली क्लासेस में कि जब भी फोर्स वेरिएबल होगी तो वर्क इंटीग्रेशन से होगा। आओ देखें। Q initial was 0 एंड फाइनली Q की वैल्यू हो गई स्टोर होते होते Q, और इसमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई E। नाउ वी नो दैट Q is equal to CV and we also know that dV is equal to dW upon Q. From this formula, what is dW? dW is Q into dV. Putting the value of Q is equal to CV, we get dW is equal to CV into dV. कैपेसिटर पर चार्ज की इनिशियल वैल्यू 0 थी और कॉरस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल की इनिशियल वैल्यू भी 0 थी। चार्ज की बाद में वैल्यू Q हो गई तो पोटेंशियल की भी फाइनल वैल्यू बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली V हो गई। ये उतना ही पोटेंशियल है जितना कि इस सेल का है। जब कैपेसिटर पर पोटेंशियल इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, तब जाकर वहां पर और चार्ज का जाना बंद होगा और हम कहेंगे कैपेसिटर हैज बिकम फुली चार्ज्ड। चार्ज यहां से चलेगा, कैपेसिटर पर जाएगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। जब कैपेसिटर का पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, अब इन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। और बेसिक्स पिछला चैप्टर, चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर अब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा, इसलिए चार्ज का जाना बंद हो जाएगा। तो कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है तो उसका पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. और ये सारा काम होने में माइक्रो सेकंड्स लगते हैं। हम समझाने में 10 मिनट लगा रहे हैं,
जैसे ही आपने सेल से कैपेसिटर को कनेक्ट किया, विद इन माइक्रो सेकेंड्स उसके ऊपर चार्ज की स्टोरेज हो जाएगी। तो एक और बात, यहाँ पर Q की वैल्यू CV पुट क्यों की, वाई, सीधा इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर दिया इस स्टेप का मैंने? सर V का टर्म ही नहीं है ना वहाँ पे। V का टर्म नहीं, अब आपको समझ में आ चुका है, चीज 100 बार पहले हो चुकी है। DV कहता है मेरी फैमिली का कोई लाओ, फिर इंटीग्रेशन करने दूंगा। नाउ टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए जो वर्क इस बैटरी को करना पड़ा है, हमें इस dw का इंटीग्रेशन करना होगा। w विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज इंटीग्रल ऑफ cv dv। dv हमें बताता है कि v को छोड़कर बाकी जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, उसे बाहर ले जाएं। सो वी गेट c इंटीग्रल ऑफ v dv। dv हमें ये भी इन्फॉर्म करता है कि हमें यहाँ पर लिमिट वोल्टेज की टर्म्स में पुट करनी है, पोटेंशियल की टर्म्स में। इनिशियली वोल्टेज वाज 0 एंड फाइनली इट बिकेम v, सो द लिमिट्स आर 0 to v। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ v और v टू द पावर 1? पावर में 1 ऐड करें और न्यू पावर से डिवाइड कर दें। v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, w इज c into its integral is v square by 2 and the limits are 0 to v। पहले इस v के प्लेस पर अपर लिमिट पुट करते हैं, v, फिर माइनस लगाकर इस v के प्लेस पर ये लोअर लिमिट। एज ए रिजल्ट वी गेट w इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये वर्क इस बैटरी ने किया है और ये वर्क इस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U इज हाफ CV स्क्वायर। बीच में यहाँ पर एक इंग्लिश की क्या लाइन लिखनी है, बोल के बताओ। This potential energy store gets this energy gets worked and gets stored in the capacitance as potential energy. In the capacitance, no, in the Capacitor. capacitor, in the capacitor in the form of potential energy. Hence, potential energy is half CV square. Now, U is half CV square, but Q is equal to CV. It gives C is equal to Q by V and V is equal to Q by C। ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में सेपरेटली पुट करते हैं। U इज इक्वल टू हाफ, C के प्लेस पर Q बाय V रखते हैं इंटू V स्क्वायर, और दूसरी तरफ दोबारा इसको लिखते हैं U इज इक्वल टू हाफ C एज इट इज। हम लिखना है V स्क्वायर एंड V इज Q बाय C, इट्स स्क्वायर। सो U इज हाफ, V से एक बार V कैंसिल हो गया, रिजल्ट बचा QV। यहां से U इज इक्वल टू हाफ, ये C स्क्वायर डिनोमिनेटर में होगा, एक बार C कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक C रहेगा और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए। U इज हाफ CV स्क्वायर, ऑल्सो इट इज हाफ QV एंड ऑल्सो इट इज हाफ 2 स्क्वायर बाय C। अभी हमने पहले देखा है अगर कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो C होता है C1 प्लस। ये डेरिवेशन क्लियर हो गई? यस सर। ज्यादा Yes, डिफिकल्ट sir. नहीं है, एक बार हाथ से कर लो। अब एक बात बताओ, जो पहला फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, ये याद करवा रहा है हाफ MV सर, MV स्क्वायर, ये याद करवा रहा है हाफ KX स्क्वायर। KX स्क्वायर। यानी कि फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूला एनर्जी से रिलेटेड होते हैं उनमें पता नहीं कहां से हाफ आ जाता है। ज्यादातर लोग कहेंगे तो इंटीग्रेशन का हाफ है, वो v के 1 पावर 1 का इंटीग्रेशन किया, पावर में 1 ऐड किया, न्यू पावर से डिवाइड किया, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, सो इट इज v स्क्वायर बाय 2, उसकी वजह से। और ये तो मैथ्स है ना, इन फिजिक्स में आंसर दो, बताओ हर फार्मूला में ये हाफ क्यों आता है? आप कोशिश करो। सर आधी पोटेंशियल होती है, आधी काइनेटिक होती है। यहाँ कोई काइनेटिक नहीं है। सर जब हम पोटेंशियल काइनेटिक को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो कंजर्व रहेगा? नहीं, ये भी नहीं। एक एक अंधेरे में तीर मारने की और इजाजत है, मारो एक एक और। सर नहीं, बस इतने ही तीर थे। जिस समय पहला चार्ज पार्टिकल वहां स्टोर होने गया था, वहां पोटेंशियल कितना था? V
0। सॉरी 0। भाई चार्जिंग तो थी ही ना कैपेसिटर में, 0 था। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन गया तो एट दैट वेरी मोमेंट कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना हो चुका था? V हो गया था। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई, जब सेल से चलकर इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटर तक जा रहे थे, उस ड्यूरिंग दैट पीरियड कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना था? तो इसका कोई परफेक्ट आंसर तो है ही नहीं। इनिशियली ये 0 था, बाद में ये V था। एंड फॉर्चुनेटली ये वेरिएशन लीनियर है, इसलिए आप कहोगे जी देखो शुरू में 0 था, बाद में V था। हम सिंपली कह सकते हैं सारी स्टोरी के दौरान ये इसकी एवरेज रहा, 0 + V/2 रहा, ये V/2 था। इस वजह से सारे फार्मूलों में आगे हाफ आता है, क्योंकि जो वैल्यू जिसके अगेंस्ट आप चल रहे होते हो वो वैल्यू होती है 0 + समथिंग / 2, तो वहां से 2 इसके अंदर आ जाए, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, कैपेसिटर पैरेलल में क्या बिहेव कर रहे थे भाई? C = C1 + C2 + C3। सीरीज में 1/C = C1 + 1/C, यही था। तो जब कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में होते हैं तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ये पैरेलल में अगर ये फार्मूला लगता है तो एनर्जी में पैरेलल में E = E1 + E2 और सीरीज में 1/E = 1/E1 + 1/E2 लगेगा, या कुछ और होगा या उल्टा होगा। क्या होगा? हाउ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन कैपेसिटर्स आर कंबाइंड? C2 + C3, और अगर हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करें तो रिजल्ट आता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब क्वेश्चन है, जब कैपेसिटर्स को पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या एनर्जी का स्टोरेज भी इस पैटर्न को फॉलो करेगा? क्या पैरेलल में E = E1 + E2 + E3 आएगी और सीरीज में 1/E = 1/E1 + 1/E2 आएगा, या कुछ और होगा? और साथ ही साथ एक बात हमने और देख ली, कैपेसिटर में जब हमने कैपेसिटर को चार्ज नहीं किया था, सेल से कनेक्ट नहीं किया था, तो कैपेसिटर पर कोई चार्ज भी नहीं था और उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी। पूरी तरह से चार्ज होने के बाद इसमें क्या चेंज आया? एक ही चेंज आया जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में अपीयर हुआ। तो अगर हमसे पूछा जाए कैपेसिटर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो आंसर है कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में देखना है कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस में कैपेसिटर में एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। Parallel combination of capacitors. We have connected two capacitors in parallel. Their values are C1 and C2, and this is battery having voltage V. We know that in this case C will be equal to C1 + C2. तो हम ये भी जानते हैं कि कैपेसिटर की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है ½CV²। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स पर वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है, इस पर भी वोल्टेज V है और इस पर भी वोल्टेज V है। एज V इज कांस्टेंट, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ½ V², we get ½ V² × C is equal to ½ V² × C1 plus ½ V² × C2. What is this? This is energy. क्योंकि पैरेलल में V कांस्टेंट है, इसलिए इक्वेशन की दोनों साइड्स को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमने V से, V² से, 5V² से, V²/9 से, ½ V² से, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे माइंड में ये फार्मूला है तो मुझे लगा कि मैं V²/2 से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ मिलेगा, इसलिए हमने C = C1 + C2 इक्वेशन को पूरी टर्म्स को V²/2, V²/2, V²/2 विच इज कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई कर दिया। वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। Total combination. What is this? This is according to this formula, this is energy stored in first capacitor, this is energy stored in second capacitor. तो रिजल्ट ये निकला, जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जिस तरह से उनका कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से उनकी एनर्जी भी कैलकुलेट की जाती है। तो आज हमने देखा कैपेसिटर्स को प्रैक्टिकली किस तरीके से बना,
इसमें कुछ पूछना तो नहीं था? नो सर। No, sir. वीडियो दोबारा देख लेना, दूसरी आगे चल रहे हैं। एक मिनट बस होल्ड करके रखना। इस समय मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? No, sir. यस सर, दिख रही है, दिख तो रही क्या आ है। रहा है सामने? ये क्या लिखा हुआ है? सर आपकी कोई नोट की कॉपी है। नहीं, ये तो नहीं दिखा। अच्छा, वो नोट की कॉपी है, वो स्क्रीन दिख रही है, ये नहीं आ रहा। ठीक है, एक मिनट बस। आई एम राजेश वर्मा। These days we are doing physics of 12th class and we are studying the chapter electrostatics. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था C2 and C3 कनेक्ट किया जाता है। क्या टॉपिक है अगला जो हमने पढ़ना है? सर इन पैरेलल में, मतलब एनर्जी इन पैरेलल। नहीं, Series. एनर्जी इन पैरेलल हो गया। अब सीरीज में एनर्जी का क्या होगा? क्योंकि सीरीज में फॉर्मूला है 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो क्या एनर्जी 1/e = 1/e1 + 1/e2 होने जा रही है? लेटेस्ट। और कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। और बिल्कुल एंड में हमने देखा था अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करें तो उनमें किस तरीके से एनर्जी स्टोर होगी, और बाद में हम पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। These are capacitors connected in series. इनके कैपेसिटेंस की वैल्यू है C1, C2 एंड C3। दिस इज द बैटरी, इसकी वोल्टेज है V। क्योंकि ये कैपेसिटर सीरीज में है इसलिए इन पर सेम चार्ज आएगा। इस कैपेसिटर पर अगर Q चार्ज है तो बाकी दोनों कैपेसिटर्स पर भी Q चार्ज ही आएगा। ये पहले हम डिराइव कर चुके हैं कि इस केस में, सीरीज वाले केस में, ओवरऑल कैपेसिटेंस इस फार्मूले से आएगा 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है? करंट। Charge. वो 10th में करंट होता था, यहाँ पर क्या है? चार्ज। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू। तो अब मैं इस इक्वेशन को Q² Q³ 5Q², Q²/9, Q/20 किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जो मेरी मर्जी हो, जिससे मुझे कोई फायदा हो। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. क्योंकि Q कांस्टेंट है, ये सारी चीजें भी कांस्टेंट होगी। देखते हैं हम करने क्या जा रहे हैं। सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम रहता है। एज इन सीरीज Q is same, Q is constant. Hence, we can multiply both sides by Q or Q². So let us multiply both sides by half Q². We get half Q²/C is equal to half Q²/C1 plus half Q²/C2 plus half Q²/C3. We also know that energy stored in a capacitor is given by different formulas, and these formulas are half CV², also equal to half Q²/C, and also is equal to half QV. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज हमने लिखी हैं ये डिफरेंट कैपेसिटर्स की एनर्जी हैं। ये जो रिजल्ट है हाफ Q²/C, ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द होल कॉम्बिनेशन। ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, ये एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर, एंड दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन थर्ड कैपेसिटर। सो वी कैन राइट नाउ E is equal to E1 plus E2 plus EP. E is equal to E1 plus E2 plus E3, where E stands for energy. तो हमने ये देखा अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं
तो एनर्जी का फार्मूला 1/E इज इक्वल टू 1/E1 प्लस 1/E2 प्लस 1/E3 वाले फार्मूले से नहीं आता, बल्कि एनर्जी के केस में सीधी सीधी तीनों कैपेसिटर्स की या जितने भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं उनकी एनर्जी को कैलकुलेट कर कर उनका टोटल कर कर हमारे को पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी मिल जाती है। सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन के फार्मूला अलग अलग हैं, बट एनर्जी कॉम्बिनेशन में कोई फार्मूला नहीं है, चाहे सीरीज में है चाहे पैरेलल में है। एक एक की एनर्जी कैलकुलेट करो और सीधा सीधा बिना सोचे हुए कि वो सीरीज में पैरेलल में कैसे एनर्जी को ऐड कर दो तो पूरे सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। यस सर। ये कष्ट क्यों किया साथ में E इज इक्वल टू एनर्जी लिखने का? सर क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से नोट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ये अभी तक इस चैप्टर में ही इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो या तो EN लिखो या कुछ भी करो, अगर पुराना सिंबल यूज कर रहे हो तो आपको ऐसे लिखना। आगे देखिए। यस। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टडी करना है वो है डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में। क्या होते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स? इंसुलेटर्स को डाइइलेक्ट्रिक कहा जाता है और कंडक्टर्स को इंसुलेटर्स को डाइइलेक्ट्रिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उनको डाइइलेक्ट्रिक? अगर हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को दूसरे मटेरियल से रब करते हैं तो उस पर कोई चार्ज आ जाता है। कुछ केसेस में पॉजिटिव चार्ज आता है, लेसन की बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। कुछ केसेस में नेगेटिव चार्ज आता है और ये चार्ज इंसुलेटर से होकर हमारी बॉडी में जाकर अर्थ नहीं जाता, इंसुलेटर पर बना रहता है। सो इंसुलेटर्स कैन कंटेन टू टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन देम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। और कंडक्टर अगर उनको रब करें उन पर भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वाले फिनोमिना से चार्ज आएगा, बट वो चार्ज हमारी बॉडी से होकर अर्थ में चला जाएगा और कंडक्टर पर चार्ज नहीं रहेगा बाद में, इसलिए कंडक्टर्स को नॉन इलेक्ट्रिक कहा जाता है। तो हमने पहले देखने में बड़ी उल्टा लग रहा है। कंडक्टर का नाम क्या है? नॉन इलेक्ट्रिक। इंसुलेटर्स का नाम क्या है? डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर में दो दो इलेक्ट्रिसिटियां चलती हैं और कंडक्टर में कोई नहीं चलती। हिंदी तो ये हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। उसके पीछे रीजन है, पहले भी बताया गया था, आज फिर बताया गया। अभी एक्सप्लेन करना इंसुलेटर्स को डाइइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें एक साथ दो करंट फ्लो जाते हैं। क्या बोल रहे हो सर? उनमें एक साथ सर इंसुलेटर को जब हम हाथ में रखते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो नीचे नहीं जा पाती। और इसके दो तरीके हैं, उसके अंदर स्टोर होने के। नहीं तुम्हें खुद को पता लग गया कि तुम गलत बोल रहे हो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सुनो भाई, कंडक्टर को मैंने रब किया, क्या कंडक्टर पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ? सर होगा। पक्का होगा। यस सर। दुनिया में हर मटेरियल पर होता है रब करने पर कंडक्टर का चार्ज मेरी बॉडी से थ्रू एयर में लीक कर गया, अर्थ में चला गया। जब मैं गोल्ड लीफ स्पेक्ट्रोमीटर के पास, गोल्ड लीफ स्पेक्ट्रोस्कोप के पास, मैं या कोई पुराना साइंटिस्ट, एरिस्टोटल, और कौन, सोक्रेटिस, और कौन, प्लेटो, याद है ना इनके नाम? सुने हुए नहीं कोई एक भी इनमें से? इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट के जमाने में एक्सपेरिमेंट्स किए गए किसी तरीके से, उनको लगा भाई कंडक्टर पर तो कोई चार्ज आता ही नहीं, तो कंडक्टर का पहले तो नाम क्या हुआ? नॉन इलेक्ट्रिक। अब हम इंसुलेटर्स रब किया, चार्ज आया, वहीं का वहीं बना रहा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर गए या किसी और तरीके से देखा, चार्ज दिखा, तो इंसुलेटर्स का नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रिक। इंसुलेटर्स का नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। फिर बाद में उनको पता लगा ये दो तरह का चार्ज आता है इन पर, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? बोलो। डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक बोलने से वो, जैसे हर फील्ड का अपना अपना होता है ना टर्मिनोलॉजी के, वो बोलने से लगता है हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं। बच्चा भी जानता है कंडक्टर इंसुलेटर बोलेंगे तो उसको बात समझ में आएगी। सिर के ऊपर से निकले, हम फिजिक्स में हैं, डीप फिजिक्स में हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हम आज के बाद क्या बोलेंगे? डाइइलेक्ट्रिक बोलेंगे। ठीक है। मीटिंग में दोबारा आ जाना 1 मिनट के बाद।